यह सब मुझे फर्क नहीं पड़ता था। पिछले 2 दिनों में जो देखा था उसके बाद स्ट्रेंजर्स की हंसी कुछ भी नहीं थी। फिर वांग शुएन बोला, यह हमेशा से ऐसा ही है। उसने कहा। जियांग युएन ने मेरी तरफ इशारा किया। दिखावा करता है लेकिन कुछ है नहीं। उसने कहा, मैंने इस लड़की के लिए सब कुछ दिया था और अब वह मुझे ऐसे याद कर रही थी। उसने हाथ बांध लिए और मुझे ऐसे देखा जैसे मैं डर्ट हूँ। ठीक है, मेरी नजर के सामने कुछ चमका। सिस्टम एक्टिवेट हो गया। एक नया टास्क आया, इन दोनों को चुप कराओ। रिवॉर्ड कुछ ऐसा जो मेरे एंसेस्टर्स ने फेंक दिया था। मैं पीछे झुका और मुस्कुराया। मेरे एंसेस्टर्स का ट्रैश शायद इस पूरी बिल्डिंग से ज्यादा वैल्यूएबल था। मैंने यह पिछले 2 दिनों में समझ लिया था। जो चीजें उनके लिए बेकार थीं वह भी नॉर्मल लोगों की सोच से बाहर थीं। मैं खड़ा हुआ और पूरे रूम की तरफ देखा। यहाँ कोई भी मेरे लिए कुछ नहीं है, मैंने शांत आवाज में कहा। वांग शुएन ने हाथ फैलाए। मेरे एक टो की कीमत तुम सबसे ज्यादा है, वह चिल्लाया। मैंने सिर तिरछा किया और उसे देखा। ये सबसे फनी बात थी जो मैंने आज सुनी थी। वांग शुएन गुस्से में आ गया। वह मेरी तरफ दौड़ा और मेरे कॉलर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसे लगा कि एक गरीब लड़का उससे ऐसे बात नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा सब बदल गया। मैंने हल्का सा दबाया और उसकी पकड़ तुरंत छूट गई। उसकी आंखें फैल गईं। इतना मसल होने के बावजूद वह मेरे सामने बच्चे जैसा लग रहा था। सिस्टम ने मेरी स्ट्रेंथ दोगुनी कर दी थी। मैंने बिना मेहनत किए उसका हाथ पकड़ा हुआ था। यही नया मैं था। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन उसका ईगो उसे चिल्लाने नहीं दे रहा था। वह एक घुटने पर गिर गया, लेकिन आवाज नहीं निकाली। तभी चेन काय बीच में आया और हमें अलग किया। मैंने वांग शुएन को हल्का सा धक्का दिया। वह पीछे बूथ में जा गिरा। मैंने अपना कॉलर ठीक किया, थोड़ा सा रिंकल हो गया था। वांग शुएन मुझे घूर रहा था, आंखों में प्योर हेट के साथ। मैंने हल्की मुस्कान दी। जांग युएन सच में अजीब लोगों को चुनती है। तभी 2 सिक्योरिटी गार्ड्स आए और जांग युएन पहले से ही विक्टिम बनकर हमारी तरफ इशारा कर रही थी। मैनेजर भी आ गया। उसके नेम टैग पर बाय लिखा था। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, ट्रबल। ऐसी जगहों पर फाइट्स को सीरियसली लिया जाता है। मुझे इसकी जरा भी चिंता नहीं थी। मैंने फोन निकाला और कॉल किया। वांग शुएन सामने से देख रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था क्या होने वाला है। मैं स्कूल के पास रेस्टोरेंट में हूँ, मैंने कहा। मेरी एक्स और उसका बॉयफ्रेंड यहाँ हैं। ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि मैं गरीब हूँ। यंग मास्टर, प्लीज वेट 2 मिनट्स। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं अभी इसे हैंडल करता हूँ। मैंने कॉल काट दी और मुस्कुराया। उसने मुझे उस ब्लैक कार्ड की भी याद दिलाई जो मेरे फादर ने दिया था। जिसके पास भी सही नजर होगी वह उस कार्ड को पहचान कर मुझे रॉयल्टी की तरह ट्रीट करेगा। मैंने फोन टेबल पर रख दिया और इंतजार करने लगा। वांग शुएन धीरे से बड़बड़ाया, ये बस प्रिटेंड करता है, अभी सिक्योरिटी इसे बाहर फेंक देगी। एक सूटेड आदमी पास खड़ा था। चेन काय मेरे साथ ही खड़ा रहा। मैंने कैजुअली मैनेजर बाई की तरफ इशारा किया। तुम्हें अभी एक कॉल आएगा, बस वेट करो। वह कंफ्यूज दिखी। आखिर कौन उसे इस बात के लिए कॉल करेगा। 2 मिनट्स से भी कम में उसका फोन बजा। उसने वहीं कॉल उठाया। दूसरी तरफ इस पूरी चेन का ओनर था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जो भी वह कह रहा था असर साफ दिख रहा था। उस यंग मैन को ऑफेंड मत करना, ओनर ने कहा। उसे जो चाहिए दे दो। चेन काय आराम से बैठा रहा, कप पकड़े हुए। मैनेजर बाई के हाथ कांप रहे थे। ये रेस्टोरेंट ब्रांड कई देशों में फैला हुआ था। ये कोई छोटा बिजनेस नहीं था और मेरे एक कॉल पर ओनर खुद ऑर्डर्स दे रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि मेरे पीछे कैसी पावर है। उसने कॉल काटा और गहराई से झुक गई। वांग शुएन और जियांग युएन पीछे खड़े देखते रह गए। मिस्टर एचेन, उसने कहा। चेहरे पर पसीना था। मैं आपके लिए बेस्ट सीट अभी प्रिपेयर करती हूँ। मैंने बस सिर हिलाया। वांग शुएन तुरंत खड़ा हो गया। ये क्या हो रहा है, वह चिल्लाया। इन 2 नोबडीज को बेस्ट सीट। मैंने हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा। अब मुझे यह मजेदार लगने लगा था, क्योंकि यह रेस्टोरेंट मेरा है। मैंने कहा, बस इतना काफी है। सिस्टम पहले ही फाइट के दौरान मुझे नंबर्स दिखा चुका था। डेटा मेरी नजर के कोने में चमक रहा था। वांग शुएन मुझे घूरता रह गया। उसका शरीर स्टिफ हो गया। उसके चेहरे से पसीना बहने लगा। इस कंपनी का 92% मेरी फैमिली का है, मैंने जोर से कहा ताकि सब सुने। बाकी 8% उन लोगों को रिवॉर्ड में दिया गया था जिन्होंने इसे बनाया। वांग शुएन ने दीवार पर लगे लाइसेंस की तरफ इशारा किया। तू सपना देख रहा है, वह चिल्लाया। उस पर तेरा नाम नहीं है। मैनेजर बाय हिल गई। उसे वह नाम पता था और अब वह कनेक्शन समझ रही थी। मैनेजर बाय, मैंने कहा, इन दोनों को बाहर निकालो और हर लोकेशन से परमानेंटली बैन कर दो। वांग शुएन गार्ड्स को धक्का देने की कोशिश करने लगा। ओनर ने बाई को कहा था कि मेरी हर बात मानी जाए, इसलिए उसने बिना सोचे ऑर्डर दे दिया। जांग युएन ने अपना बैग कसकर पकड़ लिया। अगर वे सबके सामने निकाले गए तो उनकी इज्जत खत्म हो जाएगी। मैं पीछे झुक गया और पैर क्रॉस कर लिए। एक शांत मुस्कान। वांग शुएन खुद को कंट्रोल में दिखाने की कोशिश कर रहा था। तुम बिजनेस चलाना चाहते हो या नहीं,
वह स्टाफ पर चिल्लाया, पेइंग कस्टमर्स को निकालना? मैंने पहली बार देखा है कि रेस्टोरेंट अपने ही गेस्ट्स को निकाल रहा है। उसी समय एक वेटर बाई के पास आया और धीरे से फाइट की सच्चाई बता दी। बाई ने सुना और मुस्कुराई। सच हमारे साथ था, सब वांग शुआन ने शुरू किया था। अगर आपको कंप्लेंट है, उसने मीठी आवाज में कहा, तो अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर सकते हैं। वांग शुआन का चेहरा मरोड़ गया। उसे पता था कि गलती उसकी है, लेकिन वह मान नहीं सकता था। वह रिच किड था, लेकिन उसके फादर बस एक छोटे शेयर होल्डर थे। उनका नाम यहाँ कुछ भी नहीं था। वह दांत पीसता रहा, मुट्ठियां टेबल पर दबाकर। मैंने स्पून उठाया और मुस्कुराया। गुस्सा आ रहा है? मैंने पूछा। तुम्हारे पास पैसे हैं, वांग शुआन ने दांत भींचकर कहा, लेकिन तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? उसका हर मसल लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन उसे याद था कि मैंने उसका हाथ कैसे क्रश किया था, और गार्ड्स अभी भी पास खड़े थे। उसने सिर झुका लिया। उसके पास चॉइस नहीं थी, उसे अपनी ईगो निगलनी पड़ी। मैंने धीरे से एसआईपी लिया। अभी मैं खत्म नहीं हुआ था। सिर्फ यह स्टोर नहीं, मैंने कहा, पूरी चेन की हर लोकेशन मेरी है। वांग शुआन का मुंह खुला का खुला रह गया। अगर तुम इस रेस्टोरेंट को खरीदना चाहते हो, मैंने खड़े होते हुए कहा, तो पहले पूरी ग्रुप खरीदनी पड़ेगी। उसे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता था, लेकिन वह जानता था कि एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी उसकी पूरी फैमिली की सोच से भी ज्यादा की होती है। उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। मैंने हाथ उठाकर इशारा किया, मैनेजर बाय, बाकी आप संभालिए। फिर मैं सर्वर के पीछे पीछे वीआईपी एरिया की तरफ चला गया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वहां देखने लायक कुछ था ही नहीं। मैनेजर बाई लोगों को बाहर निकालते हुए भी प्रोफेशनल स्माइल बनाए रखी। तभी तो ये ग्रुप इतना बड़ा बना था। बाकी गेस्ट्स अपनी टेबल्स पर फुसफुसाने लगे। वो लड़का खुद को बहुत समझ रहा था। एक आदमी हंसते हुए बोला, गलत लड़ाई चुन ली। जियांग युएन ने सब सुना। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वांग शुआन एक सेकंड भी और नहीं सह पाया। उसके कान लाल हो गए, जबड़ा कस गया। वह बिना कुछ बोले बाहर चला गया, जियांग युएन को पीछे छोड़कर। पूरा रूम उसे जाते हुए देखता रहा। जियांग युएन कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने सिर झुका लिया और उसके पीछे भागी। हर गेस्ट की नजर उस पर थी। बाहर पार्किंग में वांग शुआन की मुट्ठी इतनी कस गई कि उसके नकल्स चटक गए। उसके अंदर का गुस्सा उसे खा रहा था। उसने वह गुस्सा जियांग युएन पर निकाला। वह सामने खड़ी थी, आंसू पहले से बह रहे थे। मुझे नहीं पता था ऐसा होगा, उसने धीरे से कहा। जब वह मेरे साथ था तो पार्ट टाइम जॉब्स करता था, सिर्फ मुझे गिफ्ट्स देने के लिए। वांग शुआन की मुट्ठी और कस गई। इससे वह और भड़क गया। मुझे कभी नहीं पता था कि उसके फैमिली के पास इतना पैसा है, उसने रोते हुए कहा। दोनों अंधेरी पार्किंग में खड़े थे, एक दूसरे को देखते हुए, लेकिन कहने के लिए कुछ नहीं था। वांग शुआन को जिंदगी में कभी ऐसे इंसल्ट नहीं किया गया था। उसने अपनी मुट्ठी कार के बॉनेट पर दे मारी। उसने कसम खाई कि वह एचएन से बदला लेगा, लेकिन जियांग युएन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उसे पागलपन भरा कुछ भी करने से रोका। दूसरी तरफ मैं वीआईपी रूम में मेन्यू देख रहा था। 2 मीडियम स्टेक्स, मैंने कहा। श्रिम्प ऐड करो और एक प्लेट फुई ग्रा भी। चेन काय मेरे सामने बैठा था, पूरी तरह खोया हुआ। यह रूम उससे कहीं ज्यादा फैंसी था जितना उसने कभी देखा था। मुझे पता था कि वह ऐसे मेन्यू से ऑर्डर करने में हिचकिचाएगा, इसलिए मैंने दोनों के लिए ऑर्डर कर दिया। प्राइवेट रूम बहुत बड़ा था। दीवारों पर गोल्ड फ्रेम्स, टेबल पर क्रिस्टल और एक वेटर रेडी खड़ा था। वेटर झुक गया। हम सब कुछ जल्दी ले आएंगे सर। चेन काय ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। 3 साल, उसने कहा। 3 साल मैं तेरे साथ क्लास में बैठा और मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैंने हाथ पर सिर टिकाया और मुस्कुराया। तूने मुझसे पैसे भी उधार लिए थे, उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने उसका हाथ नीचे कर दिया और उसे काउच पर बैठा दिया ताकि वह और जोर से न बोले। मुझे खुद भी ये सब हाल ही में पता चला, मैंने कहा। चेन काय मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैंने कह दिया हो कि आसमान हरा है। मैं मुस्कुराया और बोला, सोच, 3 साल तक मेरे पास सिर्फ एक बाइसिकल थी। वह आगे झुका, आंखें बड़ी हो गईं। इतना समय और किसी को पता नहीं चला, उसने पूछा। फिर उसने टेबल के उस पार मुझे देखा। तो तेरे फैमिली के पास कितना पैसा है? तू शायद बिलीव नहीं करेगा, मैंने कहा, लेकिन मुझे खुद पूरा नंबर नहीं पता। चेन काय का मुंह खुला रह गया। और वह जंगनन विला पर स्क्वायर मीटर कितना? उसने अंदाजा लगाया। कम से कम 60,000। मैंने सिर हिलाया। मैंने अपने 10 उंगलियां उठाईं और उसे खुद कैलकुलेट करने दिया। चेन काय लगभग टेबल पर हाथ मारने वाला था। उसकी मुट्ठी उसके पैर पर कस गई। ये नंबर उसके लिए बहुत बड़ा था। 150,000 पर स्क्वायर मीटर, वह चिल्लाया। ये इम्पॉसिबल है। मेरे होम टाउन में इससे पूरा घर आ जाता है। मैंने उसे देखा और थोड़ा बुरा महसूस किया। मैं उसकी कॉन्फिडेंस और हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने टॉपिक बदल दिया। उसकी आंखें अभी भी चौड़ी थीं। उसका दिमाग अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था। जब टाइम मिले मैं तुझे और बाकी सबको अपने घर लेकर जाऊंगा, मैंने कहा। तब तू खुद देख लेगा। मैंने यह नहीं बताया कि हमारे घर की एक पेंटिंग भी पूरी बिल्डिंग से ज्यादा की है। चेन काय ने मुझे हाफ स्माइल दी। हमने एक दूसरे से 3 इयर्स पहले प्रॉमिस किया था, रिमेंबर? मैं सबकी हेल्प नहीं कर सकता, मैंने अपना ग्लास पकड़ते हुए कहा, लेकिन मेरे रियल ब्रदर्स मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा।
हमने अपने ग्लासेस एक साथ टच किए। अगर तुम में से कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, मैंने उसकी तरफ सीधा देखते हुए कहा, बस मुझे बता देना। चेन काय ने अपना ग्लास पकड़ा और ब्लिंक किया। तुम सच में कह रहे हो? मैं तो वेट कर रहा था कि तुम ये कहो, उसने कहा, अचानक एनर्जी से भर गया। हमारे पास ऑलरेडी एक गेम आइडिया है, अगर हम इसे फिनिश कर लें तो ये ह्यूज होगा, उसने कहा। इसने मेरा अटेंशन खींचा। मैंने अपनी चिन हाथ पर टिकाई और सुना। हमारे डॉर्म में मैं ही अकेला हूँ जो कुछ अलग पढ़ रहा हूँ, मैंने कहा। बाकी तीनों सब कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, चेन काय ने प्राउड लुक के साथ कहा। मैंने थोड़ा सिर टिल्ट किया। और उन्हें गेम्स सबसे ज्यादा पसंद हैं। लेकिन फिर उसने एक हैवी ब्रेथ ली। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास सर्वर्स बनाने के लिए मनी नहीं है और हमारे पास इनफ लोग भी नहीं है, उसने ऐड किया। इसीलिए हमें गिव अप करना पड़ा। मैं क्वाइटली सुनता रहा। फिर एक आइडिया आया। मैं काउच पर पीछे लीन हो गया। अगर मैं 10 मिलियन इन्वेस्ट करूं तो क्या वह इनफ होगा? चेन काय ने अपना ड्रिंक स्पिट कर दिया। 10 मिलियन? बस ऐसे ही? मैंने उसे कामली देखा। कौन ऐसा डील नहीं लेगा? इनफ नहीं, मैंने कहा। तो फिर 100 मिलियन कैसा रहेगा? चेन काय और जोर से चोक करने लगा। उसने एक नैपकिन पकड़ी और कॉफ किया। तुम्हारा फैमिली सच में कितना रिच है? उसने फेस पर स्वेट के साथ मुझे स्टेयर किया। लेकिन तुमने हमारा प्लान देखा भी नहीं। क्या तुम्हें डर नहीं है कि हम तुम्हारे पैसे वेस्ट कर देंगे? मैं उसके सामने रिलैक्स्ड बैठा था। क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम सब कुछ लूज कर सकते हो? उसने पूछा। मैंने उसे स्टेडिली देखा। कुछ टेंस ऑफ मिलियंस, मैंने पीछे लीन होते हुए कहा। यह कुछ भी नहीं है। तुम मेरे ब्रदर हो। अगर फेल हुआ तो फेल हुआ। चेन काय के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह बस वहीं बैठा रहा, स्पीचलेस। तो रिच लोग ऐसे ही पैसे थ्रो करते हैं, उसने क्वाइटली कहा। कुछ मिलियंस लूज करते हैं और बस कहते हैं कि ठीक है। मैंने अपनी आंखें नैरो की और सीरियस हो गया। अपने मटेरियल्स रेडी करो, मैंने उससे कहा। मैं अपने असिस्टेंट को तुम्हारी टीम से मिलवाऊंगा। चेन काय ने धीरे से सिर नॉड किया, क्लियर्स थ्रोट। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो मनी राइट अवे आ जाएगा। राइट अवे, मैंने कहा। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, मैं सिर्फ मनी पुट करता हूं, बाकी सब तुम पर है। चेन काय ग्रिन किया और अपनी फिस्ट पंप की। जब तक हमारे पास मनी है, हमें कोई नहीं रोक सकता। हम दोनों बात करते रहे और जितना हम बात करते गए उतना ही एक्साइटेड होते गए। चेन काय ने वहीं अपना माइंड बना लिया। वह अपनी ग्रेजुएट स्कूल की प्लान ड्रॉप कर रहा था। वह इसमें अपना सब कुछ पुट करने वाला था। हम एक दूसरे की तरफ लीन हुए, फर्स्ट स्टेप प्लान करते हुए। खाने के बाद मैं घर की ओर गया। जैसे ही मैं क्लियर्स थ्रोट विला के फ्रंट डोर से अंदर गया, मेरा फोन रिंग हुआ। एक कॉल किसी ऐसे पर्सन की जिससे मैंने लंबे टाइम से बात नहीं की थी। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा। वह जांग यी था, मेरा हाई स्कूल का पुराना क्लासमेट। उसने ग्रेजुएशन के बाद शायद ही मुझे कॉल किया था। मैं काउच पर बैठ गया और पिकअप किया। उसकी वॉइस सुनकर मैं वापस चला गया। ऐसा लगा जैसे फिर से हाई स्कूल आ गया हो। हमारी स्कूल एनिवर्सरी 2 वीक्स में है, उसने स्क्रीन पर कहा। हमारे टीचर चाहते हैं कि हम वापस आएं और विजिट करें। मैंने केयरफुली सुना। काफी टाइम हो गया था जब मैंने उनमें से किसी को लास्ट बार देखा था। इससे मुझे सच में खुशी हुई। मैं अपने विला के ग्रैंड हॉल में बैठा था, इस आइडिया पर स्माइल करते हुए। बहुत टाइम हो गया है जब हम सब एक साथ मिले थे, मैंने कहा। मैं वहां रहूंगा। लेकिन फिर जांग यी का फेस स्क्रीन पर सीरियस हो गया। भूलना मत, उसने वार्न किया। हमारे कुछ क्लासमेट्स सिर्फ शो ऑफ करने के लिए वापस आएंगे। मैं इस पर स्माइल किया। मैं रेडी रहूंगा, मैंने कहा। उसी टाइम सिस्टम मेरे सामने अपीयर हुआ। एक नया टास्क, स्कूल सेलिब्रेशन में स्टैंड आउट करना। रिवॉर्ड, एक आइटम जो मेरे एंसेस्टर्स ने बहुत पहले लूज कर दिया था। मैंने डिटेल्स पढ़ी और मेरे माउथ का कॉर्नर ऊपर उठ गया। उन पुराने क्लासमेट्स में से कुछ आएंगे और एक्ट बिग करेंगे। मुझे पहले से पता था और मैं उन सबको शट डाउन करने वाला था। मैं डोरवे में खड़ा था, मेरे पीछे सनसेट था। ये फन होने वाला था। लेकिन रियूनियन से पहले मुझे एक और सरप्राइज मिला। मुझे पता चला कि मेरे फैमिली का ब्रिटिश रॉयल्टी से एक कनेक्शन था और उस कनेक्शन के कारण उन्होंने किसी को मुझसे मिलने के लिए भेजा था। एक आदमी जिसका नाम हराम था। वह अपेरेंटली एक टॉप डिजाइनर था। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरा फैमिली उसे इतनी दूर से यहाँ बुला सकता था। हराम मेरे तरफ वार्म स्माइल और ओपन हैंड के साथ चलता हुआ आया। उसकी उम्र में वह इतनी दूर ट्रैवल नहीं करना चाहता था, लेकिन 5 मिलियन पाउंड्स अ ईयर और एक प्राइवेट प्लेन ने उसका माइंड बदल दिया। उसे बस हर साल कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेन करना था और अगर वह अपनी सिटीजनशिप चेंज कर सके तो वह फुल टाइम मेरा पर्सनल डिजाइनर बनने के लिए भी रेडी था। हम दोनों लिविंग रूम में आमने सामने बैठे। हमारे बीच का स्पेस बहुत बड़ा था। लॉन्ग टाइम नो सी, उसने कहा। लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें देखा था तुम अभी भी एक बेबी थे। उस एक सेंटेंस ने मुझे बहुत कुछ बता दिया। वह मेरे फैमिली को सालों से जानता था। मिस्टर हराम, मैंने कहा, आपने मेरे पेरेंट्स के लिए भी क्लोथ्स डिजाइन किए थे, है ना? उसने जल्दी से नॉड किया और स्माइल किया। वह बहुत समय पहले की बात है। तुम्हारे फादर चाहते थे कि तुम एक नॉर्मल लाइफ जियो, उसने कहा। उसकी स्माइल जेंटल थी, इसलिए उन्होंने कई सालों तक सब कुछ हिडन रखा।
हराम ने एक हाथ से जेस्चर करते हुए आगे कहा, लेकिन अब उन्होंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है जो उनके पास है। मैंने ये क्वाइटली लिया, इसलिए मुझे यहाँ आने और अपना रिस्पेक्ट देने के लिए इनवाइट किया गया। हराम ने पोलाइट नॉड के साथ कहा, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। मैंने उससे कहा, अगर हम हिस्ट्री देखें तो आप प्रैक्टिकली फैमिली हैं। लेकिन फिर उसके अगले वर्ड्स ने मुझे सरप्राइज कर दिया। क्वीन आपको इनवाइट करना चाहती हैं, उसने कहा, जब भी आप फ्री हों पैलेस विजिट करने के लिए। मैंने काल्मली नॉड किया। कम से कम मैंने काम दिखने की कोशिश की। बाहर से मेरी एक भी मसल नहीं हिली, कूल और स्टेडी। अंदर से मेरा हार्ट इतनी तेज धड़क रहा था कि मैं उसे सुन सकता था। खुद क्वीन की तरफ से इनविटेशन। इस दुनिया में कितने लोग ऐसा कह सकते हैं। हराम ने मेजरिंग टेप निकाली और काम शुरू कर दिया। उसने मेरे शोल्डर्स, मेरे आर्म्स, मेरा चेस्ट मेजर किया। हर नंबर उसकी मेमोरी में चला गया। फिर उसने पूछा कि मुझे कौन से स्टाइल्स पसंद हैं। जब मैंने 2 वीक्स बाद होने वाले स्कूल रियूनियन का मेंशन किया, उसकी आईज चमक उठी। जब मैंने हराम को स्कूल रियूनियन के बारे में बताया, उसने तुरंत प्रॉमिस किया कि सब कुछ रेडी होगा। 2 वीक्स काफी से ज्यादा हैं, उसने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहा। मैं तुम्हारे लिए कुछ परफेक्ट बनाऊंगा। हमने हैंड्स शेक किए और उसी के साथ डील हो गया। हरम ग्रैंड हॉलवे से होकर गया, ऑलरेडी अपने वर्कशॉप की तरफ जा रहा था। लेकिन तभी ज्वांग यिंग आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर ऐसा लुक था जैसे उसके पास कोई आइडिया हो। आप अपने नाम से स्कूल को डोनेट कर सकते हैं, उसने कहा। यह फेमस अलुमनाई बनने का सबसे फास्ट तरीका है। मैंने अपना हाथ अपने फेस पर रखा। मैंने खुद ये क्यों नहीं सोचा। वह सही थी। स्कूल्स अपने अलुमनाई से बस 2 चीजें चाहते हैं, उनके पास कितना इन्फ्लुएंस है और वह क्या बेनिफिट्स ला सकते हैं। मैं उसकी तरफ मुड़ा। अभी मेरे पास कितना कैश अवेलेबल है, मैंने पूछा। मैं आपके टोटल वेल्थ का सिर्फ एक छोटा पार्ट मैनेज करती हूँ, उसने कहा। लेकिन आपके यहाँ और अब्रॉड के हर बैंक अकाउंट में आपका अवेलेबल कैश लगभग $500 बिलियन है। मेरा मुंह खुला रह गया। मुझे लगा मैंने गलत सुना। मैंने उसे फिर से कहने को कहा। उसने हर वर्ड दोहराया। नंबर नहीं बदला। धीरे धीरे मेरा ब्रेन फिर से काम करने लगा। मैं काउच पर वापस गिर गया। दुनिया का सबसे रिच पर्सन शायद कुल मिलाकर 100 बिलियन के आसपास होगा, और वह भी उनके फिक्स्ड एसेट्स हैं। ज्वांग यिंग ने ऐड किया। उनका स्पेंडिंग मनी नहीं, सिर्फ मेरा कैश ही उनकी पूरी फॉर्च्यून से 4 गुना ज्यादा था। फिर मैंने कुछ नोटिस किया। उसने कहा था कि वह मेरे वेल्थ का सिर्फ एक पार्ट मैनेज करती है। बाकी का क्या, मैंने पूछा। आपके फैमिली का वेल्थ 7 पार्ट्स में डिवाइड है, उसने कहा। 7 पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस इसे आपके बिहाफ पर मैनेज करते हैं और हमारा फैमिली सबसे छोटा हिस्सा संभालता है। मैं ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। मैं खड़ा हुआ और सीधा बैल्कनी की तरफ चला गया। मुझे फ्रेश एयर चाहिए थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और हंसी रोकने के लिए अपने लिप्स दबा ली। अब मुझे समझ आया कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतने समय तक एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह क्यों जीने दिया। वे चाहते थे कि मुझे सब कुछ देने से पहले मुझे शेप करें। मैं एक काम स्माइल के साथ वापस अंदर आया। मेरी डेस्क पर मेरे पुराने हाई स्कूल का इनविटेशन लेटर रखा था। मैंने उसे एक पल तक देखा। स्कूल एनिवर्सरी जल्द आने वाली थी। मैंने अपना फोन उठाया और सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में कॉल किया। सेकंड हाई में प्रिंसिपल जू मिन अपने डेस्क के पीछे सिर झुकाकर बैठे थे। उनका ऑफिस बड़ा था लेकिन क्वाइट। ट्रॉफियों से भरी शेल्व्स एक बुरा मजाक लग रही थीं। वह इस साल के एग्जाम रिजल्ट्स को घूर रहा था। वही कहानी जैसे हमेशा। उसने पेपर्स पर अपनी मुट्ठी दबा दी। हमेशा सेकंड प्लेस, कभी फर्स्ट नहीं। उसने अपना फॉरहेड रगड़ा। फर्स्ट हाई स्कूल हमेशा उनसे एक कदम आगे रहता था, और हाल ही में चीजें और भी खराब हो गई थीं। थर्ड हाई को अभी एक फेमस अलुमनाई मिला था जिसने उनके स्कूल को 10 मिलियन डोनेट किए थे। वह पैसा उन्हें तेजी से ग्रो करने में मदद कर रहा था। जू मिन का स्कूल पीछे छूट रहा था। सेकंड प्लेस अब फर्स्ट बनने वाला था। ये सोचकर उसका पेट मचल गया। तभी उसके डेस्क पर फोन बजने लगा। उसने उसे उठाया। मैंने उसे बताया कि मैं अपकमिंग स्कूल एनिवर्सरी के बारे में कॉल कर रहा हूँ। जू मिन ने धीरे से साई लिया। उसने आज पहले ही ऐसे दर्जनों कॉल्स ले लिए थे। क्या स्कूल स्टूडेंट से डोनेशंस एक्सेप्ट करता है, मैंने पूछा। स्टूडेंट डोनेशंस, मैंने दोहराया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह समझे। कुछ सवालों के बाद जूमिन ने समझ लिया कि कॉलर 2016 में ग्रेजुएट हुआ था और अभी भी कॉलेज में था। 3rd ईयर स्टूडेंट। उसने ज्यादा उम्मीद नहीं की। वह पोलाइटली मुस्कुराया। एक यंग मैन जिसके पास कोई खास मनी नहीं है, उसने सोचा। जितना अफोर्ड कर सको उतना दे दो, उसने वार्मली कहा। मुझे नंबर बताइए। मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराया। अमाउंट के बारे में, मैंने कहा। प्रिंसिपल हंस पड़ा। किसी भी तरह का डोनेशन वेलकम है, उसने खुशी से कहा। तो मुझे 10 बिल्डिंग्स से शुरू करने दीजिए, मैंने कहा। जूमिन बीच सांस में रुक गया। उसके हाथ फोन पर कस गए। वह अपने पैरों पर उछलकर खड़ा हो गया। क्या उसने सही सुना? फिर वह वापस बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने सोचा, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं 100 मिलियन देने की प्लान कर रहा हूँ, मैंने कहा। नए क्लासरूम्स, नए लैब्स और पूरे स्कूल के लिए बेहतर इक्विपमेंट। मैंने अपनी आवाज काम रखी। क्या यह सब सच है? जूमिन ने पूछा। अब उसकी आवाज सावधान थी। एक बड़ी कंपनी का हेड भी उस नंबर पर 2 बार सोचेगा।
एक ही बार में 100 मिलियन देना ऐसी चीज नहीं थी जो दुनिया के ज्यादातर लोग कभी करते। बिल्कुल सच है, मैंने ग्राइंड के साथ कहा। क्या मैंने कभी आपसे झूठ बोला है? मैंने फोन अपने कान से दूर किया और मुस्कुराया। दूसरी तरफ जू मिन ने इसके बारे में सोचा। उसे ये स्टूडेंट अच्छी तरह याद था। ये लड़का स्कूल में हमेशा ट्रबल करता था, लेकिन एक बात पक्की थी, वह कभी झूठ नहीं बोलता था। फिर भी मैं महसूस कर सकता था कि वह पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं था। ऐसा करते हैं, मैंने कहा। मैं अभी तुरंत स्कूल के अकाउंट में मनी भेज देता हूँ। मैंने कॉल काट दी और सिस्टम खोल दिया। ब्लू स्क्रीन मेरे सामने आ गई। 100 मिलियन मेरे हाई स्कूल के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो, मैंने कहा। मुझे स्कूल का अकाउंट नंबर भी नहीं पता था, लेकिन सिस्टम के लिए यह कभी प्रॉब्लम नहीं था। मेरे डेस्क पर ग्लोइंग ऑर्ब धड़कने लगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने कहा। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट्स, मैंने सिर हिलाया। हमेशा की तरह फास्ट। 100 मिलियन पहले दुनिया का सारा पैसा लगता था, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस के मुकाबले ये बस पानी की एक बूंद था। मेरे अकाउंट्स पर बैंक इंटरेस्ट ही हर साल उससे ज्यादा था। स्कूल में वापस जू मिन ने धीरे से फोन नीचे रखा। वह अपनी चेयर पर बैठा और खाली नजरों से देखने लगा। उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक था। क्या लड़का सच कह रहा था या यह सब मजाक था? फिर 5 मिनट से भी कम समय बाद फोन फिर से बजा। ये फाइनेंस ऑफिस था। फाइनेंस डायरेक्टर की आवाज कांप रही थी जब वह बोल रहा था। 100 मिलियन अभी स्कूल अकाउंट में आ गया है, उसने कहा। जू मिन जम गया। उसने एक गहरी सांस ली। ये कहाँ से आया? उसने पूछा, अपनी आवाज स्टेडी रखते हुए। हमने बैंक से कंफर्म किया, डायरेक्टर ने जवाब दिया। ये एक प्राइवेट अकाउंट से आया है, लेकिन बैंक हमें नहीं बताएगा कि किसने भेजा। जू मिन ने फोन को और कसकर पकड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह अपनी चेयर में आगे झुक गया। मुझे पता है किसने भेजा है, जू मिन ने फुसफुसाया। उसे अपने ही शब्दों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पैसा सच में था। वह ठीक उसी समय आया जब लड़के ने कहा था। वह कौन है? फाइनेंस डायरेक्टर ने पूछा। जू मिन सीधा बैठ गया। अचानक उसकी आवाज गर्व से भर गई। हमारे अपने ग्रेजुएट्स में से एक, उसने कहा। अभी मेरे ऑफिस में आओ, उसने आदेश दिया। हमें हर एक पैसा कैसे इस्तेमाल करना है ये प्लान करना है। वह अपनी डेस्क पर झुक गया। उसकी आंखों में नई जान जल रही थी। इस बार हम फर्स्ट हाई को हराएंगे। जैसे ही मुझे पता चला कि पैसा पहुंच गया है, मैंने तुरंत जू मिन के ऑफिस में कॉल किया। दूसरी तरफ जू मिन ने फोन इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी नकल्स सफेद हो गईं। उसकी आंखें उसके ग्लासेस के पीछे नम थीं। बूढ़ा आदमी आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था। इस मनी के साथ स्कूल आखिरकार स्ट्रॉन्गर बन सकता है, उसने कहा। उसकी वॉइस टूट रही थी। ज्यादा एक्साइटेड होने से पहले चलिए बात करते हैं इसे कैसे स्पेंड करना है, मैंने कहा। मैं सोच रहा था कि हम हाफ यूज करें एक नया क्लासरूम बिल्डिंग और एक नया लैब बनाने के लिए, मैंने शुरू किया, लेकिन उसने मुझे पूरा करने से पहले ही रोक दिया। क्या तुम्हें पता भी है हमारा स्कूल कितना बड़ा है? उसने पूछा। हमारे पास सिर्फ 4 बिल्डिंग्स हैं। तुम एक साथ 10 नहीं बना सकते, जगह ही नहीं है। उसने हाथ हिलाया जैसे मैं देख सकता था। मैं हंसा। ठीक है, मैंने डिटेल्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। मैं आप पर ट्रस्ट करता हूँ, मैंने कहा। आप स्कूल को सबसे अच्छे से जानते हैं, आप डिसाइड करें। जू मिन ने अपनी आंखें पोंछीं। आंसू पहले ही गिर रहे थे। उसने अपनी वॉइस स्टेडी की। सबसे पहले मैं एक टीचिंग बिल्डिंग और एक लैब जोड़ूंगा, उसने कहा। फिर मैं सारे पुराने इक्विपमेंट अपग्रेड करूंगा, जो भी ब्रोकन या आउटडेटेड है। और सबसे पहली चीज, उसने मजबूती से कहा, उन किड्स के लिए हर एयर कंडीशनर रिप्लेस करना। मैंने बिना सोचे सोफा पर मुक्का मार दिया। ये तो सालों पहले हो जाना चाहिए था, मैंने दांत भींचते हुए कहा। 3 समर्स ब्रोकन क्लासरूम्स की हीट में उन एयर कंडीशनर्स को रिप्लेस करना मेरा हाई स्कूल से ड्रीम था। जू मिन आगे बोला। मनी के एक और पार्ट से, उसने कहा, मैं प्रोविंस भर से कुछ बेस्ट टीचर्स लाना चाहता हूँ और मैं एक स्कॉलरशिप फंड भी सेटअप करना चाहता हूँ, उसने जोड़ा, पुअर फैमिलीज के बेस्ट स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। मैंने सिर हिलाया। भले ही वह मुझे देख नहीं सकता था, उसके प्लान का हर हिस्सा सही था। वह आदमी ठीक ठीक जानता था कि स्कूल को क्या चाहिए। आपने सब सोच लिया है, मैंने कहा, सोफा पर पीछे लीन होते हुए। जू मिन ने अपने लिप्स दबाए, अपनी फीलिंग्स रोकते हुए। स्कॉलरशिप फंड के बारे में उसने केयरफुली कहा, मैं इसे आपके नाम पर रखना चाहता हूँ। ये अजीब लगा। अपने ही नाम पर फंड रखना कुछ ज्यादा लगा। जरूरत नहीं, मैंने कहा। इसे सिर्फ फर्स्ट डोनेशन समझिए। आगे और ग्रेजुएट्स भी मनी देना चाहेंगे। नेम सबका होना चाहिए। इसे चिल्ड्रन ऑफ द ओशन फंड कहिए, मैंने कहा। तो मैं आपकी चॉइस फॉलो करूंगा, जू मिन ने अग्री किया। हमारे स्कूल के हर टीचर और स्टूडेंट की तरफ से, उसने धीरे से कहा, थैंक यू। मैंने अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरा। मुझे कभी नहीं पता था ऐसे मोमेंट्स को कैसे हैंडल करना है। मैं उसी स्कूल में बड़ा हुआ हूँ, मैंने कहा। उसकी हेल्प करना वही है जो मुझे करना चाहिए, और मैं सच में ऐसा ही मानता था। वह जगह 3 साल तक मेरा घर थी। फिर जू मिन चुप हो गया। उसके दिमाग में कुछ आया था। एक कॉलेज स्टूडेंट के पास इतना मनी कैसे हो सकता है, उसने सोचा। यह मनी, उसने धीरे से कहा, तुमने इसे कहीं इलीगल तरीके से तो नहीं पाया? मुझे भी हाल ही में पता चला, मैंने रिलैक्स्ड रहते हुए कहा। मेरे पेरेंट्स अब्रॉड ट्रैवल पर गए,
उन्होंने पूरा फैमिली बिजनेस मुझे दे दिया। जूमिन ने राहत की हंसी छोड़ी। मुझे नहीं पता था तुम्हारा फैमिली इतना पावरफुल है, उसने कहा। लेकिन इतना मनी एक साथ मूव करना, उसने जोड़ा। क्या इससे बिजनेस को नुकसान नहीं होगा? उसकी चिंता मत करें, मैंने उसे डिसमिस करते हुए कहा। मेरे फैमिली के लिए यह अमाउंट गिनने लायक भी नहीं है, और अगर 100 मिलियन इनफ नहीं है, मैंने जोड़ा, तो बस मुझे बता देना, मैं और भेज दूंगा। उसके बाद मैंने सब कुछ जूमिन और उसकी टीम पर छोड़ दिया। मेरा काम सिर्फ पे करना था। प्लानिंग, बिल्डिंग, न्यू टीचर्स हायर करना, ये सब उनका काम था, मेरा नहीं। और अगर रास्ते में कुछ गलत भी हो जाता तो भी फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे पास जो मनी था उसके साथ नहीं। रात हो गई। मैं अपने डेस्क पर बैठा और हमेशा की तरह एक लाइव स्ट्रीम खोली, लेकिन स्क्रीन पर जो मैंने देखा उसने मुझे लगभग चेयर से गिरा दिया। मेरा अकाउंट, वही जिसने 10 मिलियन गिफ्ट्स भेजे थे, अब 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ था। नोटिफिकेशंस हर तरफ से आने लगे। स्क्रीन मुश्किल से हैंडल कर पा रही थी। मैंने अपने प्राइवेट मैसेजेस खोले। दसियों हजार मैसेजेस वहां वेट कर रहे थे। हर दूसरा मैसेज या तो कोई मुझसे डेट करने की रिक्वेस्ट कर रहा था या कोई मेरा अटेंशन मांग रहा था। मैंने मैसेजेस बंद किए और मशीन की तरफ देखा। ये एक अच्छा कंप्यूटर है, मैंने कहा। मैं इम्प्रेस्ड था। ऑल इन वन पीसीज आजकल बहुत अच्छे हो गए थे। मैंने अपनी उंगलियां स्क्रीन के एज पर फेरी। तभी सिस्टम ने मुझे करेक्ट करने का फैसला किया। किसने तुम्हें बताया कि ये ऑल इन वन है? उसने पूछा। मैं वापस स्क्रीन की तरफ मुड़ा। ब्लू डिस्प्ले मॉनिटर पर चमक उठा। इस विला के नीचे, सिस्टम ने कहा, एक छोटा सुपर कंप्यूटर है। मैं उसे घूरता रह गया। एक सुपर कंप्यूटर मेरे पैरों के ठीक नीचे। सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड ही 80 मिलियन का है, उसने ऐड किया। मेरा जबड़ा लगभग डेस्क से टकरा गया। ऐसी मशीन गवर्नमेंट्स के लिए बनती है, डिफेंस और साइंस प्रोग्राम्स के लिए, और मैं यहाँ इसे स्ट्रीम्स देखने और वीडियो गेम्स खेलने के लिए यूज कर रहा था। तभी स्ट्रीमर जिसे मैं देख रहा था, उसने पूछा, क्या मैं रैंक्ड मैच ज्वाइन करना चाहता हूँ? उसकी टीम को एक और प्लेयर चाहिए था। मैंने बिना सोचे अग्री कर दिया। आज रात मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं था, और तभी मुझे याद आया, मेरे पास उसके सर्वर पर अकाउंट भी नहीं था। तो मैंने लाइव चैट में मैसेज टाइप किया कि क्या कोई मुझे अपना अकाउंट लेंड कर सकता है? मैं फ्री में बोरो नहीं करूंगा, मैंने लिखा। बस अकाउंट स्ट्रीमर को भेज दो। चैट एक्सप्लोड हो गया। हर कोई चाहता था कि मैं उसी को पिक करूं। स्ट्रीमर की पूरी टीम मास्टर रैंक या उससे ऊपर थी। मैं बेस्ट के साथ खेलने वाला था। कुछ ही सेकंड्स में किसी ने मुझे मास्टर लेवल अकाउंट भेज दिया। मैंने तुरंत लॉग इन किया। फिर बिना सोचे मैंने बोरोड अकाउंट पर 100,000 यूएन टॉप अप किया और स्टोर में हर एक स्किन खरीद ली। सब कुछ। चैट पागल हो गया। मैसेजेस इतनी तेजी से आ रहे थे कि स्क्रीन मुश्किल से संभाल पा रही थी। किसको इतना लक मिला? व्यूअर्स बार बार टाइप कर रहे थे, अगली बार बोरो करने से पहले हमें वार्न करना। मैं मुस्कुराया। उस अकाउंट ओनर को जिंदगी का सबसे बड़ा डील मिल गया था। स्ट्रीमर ने बात शुरू की। मैं सबका इंट्रोडक्शन करा दूं, उसने कहा। वे सभी पहले प्रोफेशनल प्लेयर्स थे, अब सब रिटायर्ड थे। मैंने अपने हाथ कीबोर्ड और माउस पर रखे। खेलने का समय आ गया। मैंने माइक्रोफोन कनेक्ट किया और हेलो कहा। सब रिलैक्स्ड और फ्रेंडली लग रहे थे। पहला मैच शुरू हुआ। हजारों लोग लाइव देख रहे थे। मेरी स्किल्स खराब नहीं थीं। मैं ज्यादातर गेम्स में अपना होल्ड बना सकता था, लेकिन रिटायर्ड प्रोफेशनल्स के सामने मैं क्लियरली टीम का सबसे वीक प्लेयर था। लकी था कि एक टीममेट बार बार मिडिल लेन में मेरे ओपोनेंट को शट डाउन कर रहा था। अंत तक चारों मुझे किल्स फीड कर रहे थे। वे चाहते थे कि मैं अच्छा दिखूं। लगातार 5 किल्स, एक पेंटा किल। मैं अपनी चेयर पर पीछे लीन हुआ और मुस्कुराना बंद नहीं कर पाया। व्यूअर्स पहले ही गेस कर रहे थे। बॉस लू अब जाने वाला है, किसी ने टाइप किया। दूसरे लोग जोक कर रहे थे कि एक फैन क्लब बनाएं जो मुझे हर स्ट्रीम पर फॉलो करे। फिर किसी ने एक गर्ल स्ट्रीमर सिंग यू का नाम लिया। उसका नाम बार बार चैट में दिख रहा था। 3 डेज में स्ट्रीमर ने मुझसे कहा, सिटी में एक बड़ा लाइव स्ट्रीम कन्वेंशन है, अगर तुम फ्री हो तो आना। उसने कहा, मुझे ठीक लगता है, मैंने रिप्लाई किया। हमने तय किया कि 3 डेज में कन्वेंशन में मिलेंगे। उस रात बाद में मैंने सिंग यू का स्ट्रीम ढूंढा। वह लाइव थी, कैमरा के सामने बैठी हुई, और वह भी कन्वेंशन में जा रही थी। मेरा मूड अचानक बहुत अच्छा हो गया। मैं देखना चाहता था कि वह रियल में कैसी दिखती है। 3 डेज अचानक बहुत दूर लगने लगे। उसके स्ट्रीम से कुछ और मिनट्स चैट करने के बाद मैं सोने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मुझे कुछ याद आया। सिस्टम अभी भी मुझे लास्ट मिशन का रिवॉर्ड देना बाकी था। सिस्टम ने उसे ट्रैश कहा था, जो मेरे एंसेस्टर्स नहीं चाहते थे। ये सुनने में बुरा लगा, लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि यह फिर भी कुछ इनक्रेडिबल होगा। मैंने इसे ओपन किया और सिस्टम ने तुरंत आंसर दिया। तुम्हें याद करने में बहुत समय लगा, उसने कहा। 99th होस्ट ने तुम्हारे बारे में एक मैसेज छोड़ा है। मेरे पास एक ग्लोइंग डिस्प्ले अपीयर हुआ। उसने कहा, तुम हमेशा चीजें भूल जाते हो, और अगर मुझे मौका मिले तो मुझे तुम्हें लेसन सिखाना चाहिए। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरे अपने एंसेस्टर ने सिस्टम से मुझे डांटने को कहा था। मैंने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। अगर ये मेरे ओल्ड मैन का ऑर्डर था तो मैं सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकता था। जैसे ही मैंने यह सोचा, कुछ बदल गया। मेरे दिमाग के अंदर एक छोटा स्पेस खुल गया और मेरी आई ग्लो करने लगी। मैंने उसके अंदर थोड़ी देर देखा और समझा कि यह स्पेस बाकी सबसे पूरी तरह अलग है। यह चीज आखिर है क्या?
मैंने पूछा। एक पोर्टेबल स्पेस, सिस्टम ने समझाया। एडवांस्ड स्पेस साइंस से बना है, लेकिन अभी तुम इसका सिर्फ लगभग 1 क्यूबिक मीटर ही यूज कर सकते हो। मैंने तेज सांस ली। ये क्यूबिक मीटर, ये बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी मेरे सामने सरफेस पर एक हल्की ग्लो दिखाई दी। ये स्पेस सच में था। 1 क्यूबिक मीटर छोटा था, लेकिन यह कई कामों के लिए यूजफुल हो सकता था। मैं मुस्कुराया। उस स्पेस के अंदर अंधेरे में फ्लोटिंग एक छोटा व्हाइट पोर्सलेन वास रखा था। क्या यह कोई एंटीके है? मैंने पूछा। हर्ब्स की स्ट्रॉन्ग स्मेल पहले ही मुतक आ रही थी। मैंने वेज उठाया और उसे अपनी नाक के पास लाया। सूखे प्लांट्स की खुशबू गाढ़ी और साफ थी। मैंने अंदर का सामान बाहर निकाला। 5 छोटे ब्लैक पिल्स मेरी हथेली में आकर रुक गए। ये ऑर्डिनरी चीजें नहीं हैं, सिस्टम ने कहा। डिस्प्ले फिर से मेरे पास चमक उठा। 15th होस्ट ने कभी एक पिल बनाने की कोशिश की थी जिससे हमेशा जिया जा सके। उसने इसे चाइना के फर्स्ट एम्परर के लिए बनाया था। ये पिल्स उसी के फेल्ड रिजल्ट्स हैं। वह इन्हें फेंकने वाला था, लेकिन मैंने इन्हें रख लिया। मैं सिस्टम को घूरता रह गया, पूरी तरह शब्दों से खाली। हजारों साल पुराने फेल्ड पिल्स। रुको जरा, मैंने कहा। क्या मेरे फैमिली का कनेक्शन फर्स्ट एम्परर से है? सिस्टम की ग्लो और तेज हो गई। 15th होस्ट ने कई सालों तक मेरी गाइडेंस में पिल मेकिंग सीखी थी। एक ग्लोविंग इमेज में वेज दिखा और उसके ऊपर गोल्डन पिल्स तैर रहे थे। वह एक ट्रू मास्टर बन गया था, सिस्टम ने कहा। ये फेल्ड पिल्स भी किसी इंसान की लाइफ में 10 या 20 एक्स्ट्रा ईयर्स जोड़ सकती हैं। मैं वास की तरफ झुक गया, चेहरे पर बड़ी स्माइल के साथ। अचानक मेरे अंदर प्राइड की वेव उठी। तो ये 5 ट्रैश पिल्स असल में क्या करती हैं? मैंने पूछा। क्या ये सच में लाइफ बढ़ा सकती हैं? नहीं, सिस्टम ने कहा। डिस्प्ले पर एक क्रैक्ड पिल दिखी। ये फेल्ड प्रोडक्ट्स हैं, वह हिस्सा इनके बस का नहीं है। लेकिन जब तक इंसान का आर्म या लेग मिसिंग नहीं है, उसने आगे कहा, ये लगभग हर बीमारी क्योर कर सकती है, एड्स भी शामिल है। मेरा जबड़ा नीचे गिर गया। मैंने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। जो चीजें मैं हाल में जान रहा था वह बहुत ज्यादा थीं। मुझे याद ही नहीं रहा कितनी बार मैं स्पीचलेस रह गया था। अगर ये 5 पिल्स मेडिकल वर्ल्ड तक पहुंच जाए तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। और ये सब सिर्फ वह ट्रैश था जो मेरे एंसेस्टर्स नहीं चाहते थे। क्या इससे ज्यादा वेस्टफुल कुछ हो सकता है? लेकिन फिर मैं मुस्कुराया। अपने एंसेस्टर्स के मुकाबले मैं बहुत सिंपल और केयरफुल लाइफ जी रहा था। जो चीजें उन्होंने फेंक दी उनमें भी इतनी पावर थी। अगला मिशन रिवॉर्ड कैसा होगा, मैं जानना चाहता था। अगला मिशन जल्दी आ ही नहीं सकता था। अगली सुबह हाईवे एक पार्किंग लॉट जैसा लग रहा था। मैं अपनी कार में आंखें बंद किए बैठा था। घर से निकलते ही ट्रैफिक में फंस गया था। मैंने लाइव स्ट्रीम कन्वेंशन की पॉपुलैरिटी को बहुत कम समझा था। देश के हर शहर से फैंस आए थे। सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। सब बस अपने फेवरेट स्ट्रीमर्स को फेस टू फेस देखना चाहते थे। मैंने आंखें कसकर बंद कर लीं। ट्रैफिक जल्दी ठीक नहीं होने वाला था, तो मैंने टीचर पीयू को कॉल किया और कहा कि वह मेरे बिना ही कन्वेंशन के अंदर चला जाए। नॉर्मली उसे थोड़ा वेट करवाना प्रॉब्लम नहीं होता। आज अलग था। आज उसे किसी इंपॉर्टेंट इंसान से मिलना था, वांग जोंग। उसके फादर वांग लीन देश के सबसे रिच आदमी नहीं थे, लेकिन टॉप 3 में थे। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने फोन पर टीचर पू से कहा। मैं जल्दी पहुंचता हूँ। वांग जोंग चाइना के 3 सबसे रिच आदमियों में से एक का बेटा। मैं उसे जानता था। वह एक सेंटेंस की वजह से ऑनलाइन फेमस हुआ था। जब मैं दोस्त बनाता हूँ, मैं सिर्फ एक चीज देखता हूँ, उनके पास मनी है या नहीं, और उनके पास मुझसे ज्यादा तो नहीं होता। उस एक लाइन ने उसे इंस्टेंट इंटरनेट स्टार बना दिया, और अब टीचर प्यू ने उससे मीटिंग फिक्स कर दी थी। मैंने आगे देखा। कार्स की लाइन जितनी दूर देख सकता था उतनी दूर तक थी। मैं अपनी सीट में हिला। मैं घंटों से खुद को रोके हुए था। ये पेनफुल हो रहा था। काश मेरे पास प्लेन होता। मैंने सिर पीछे करते हुए कहा। सिस्टम का डिस्प्ले मेरे पास चमक उठा। तुम्हारे पास प्राइवेट हेलीकॉप्टर है, उसने कहा। यह एयरपोर्ट पर खड़ा है, कभी भी रेडी। मैंने इतनी तेजी से सिर घुमाया कि गर्दन लगभग चोटिल हो गई। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर बस वहां खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। फिर मुझे याद आया, मेरे फैमिली का फ्रेश सी फूड और बीफ भी प्राइवेट एयरक्राफ्ट से आता था। ऐसे फैमिली के लिए हेलीकॉप्टर रखना शायद कुछ खास नहीं था। बिना एक सेकंड वेस्ट किए मैंने कंसोल से फोन उठाया। मैंने ज्वांग यिंग को डायल किया। उसने तुरंत पिक किया। आगे एक्सीडेंट हुआ है, मैंने कहा। मैं घंटों से हिला तक नहीं हूँ, बस इतनी सी बात, ज्वांग यिंग ने कहा, जैसे यह कुछ भी नहीं हो। ये तो छोटी बात है। आपका प्राइवेट हेलीकॉप्टर हमेशा एयरपोर्ट पर स्टैंड बाय रहता है। ये 20 मिनट्स में आपकी लोकेशन पर पहुंच सकता है, उसने कहा। 20 मिनट्स, बस इतना ही टाइम लगना था। मैंने अपनी सीट पूरी पीछे कर दी और आंखें बंद कर लीं। रिच होना सच में वंडरफुल था। जल्द ही मैं इस भयानक हाईवे को पीछे छोड़ने वाला था। 20 मिनट्स से भी कम समय में आसमान में एक गहरी रोर गूंज उठी। एक ह्यूज ब्लैक हेलीकॉप्टर बादलों को चीरते हुए नीचे आया। हवा स्टॉर्म की तरह हाईवे पर टकराई। पैदल लोग लड़खड़ा गए और जो मिला उसे पकड़ लिया। मैंने अपनी विंडो से ऊपर देखा। वह चीज बहुत बड़ी थी। मैंने एक छोटे हेलीकॉप्टर की उम्मीद की थी। ये तो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट जितना बड़ा था। हवा ने मेरे आसपास हर कार को हिला दिया। मैंने स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़ा। मुझे वाइब्रेशन अपने चेस्ट में महसूस हो रही थी। पूरी कार कांप रही थी। सिस्टम का डिस्प्ले फिर से सामने आया। मैं समझाता हूँ, उसने कहा। यह हेलीकॉप्टर एक रिटायर्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट से बनाया गया है।
मैं स्क्रीन को खुला मुंह लेकर घूरता रह गया। तुम्हारे फादर ने इसे कुछ साल पहले $120 मिलियन में खरीदा था। मैं सीट पर पीछे गिर गया। $120 मिलियन यूएन नहीं। मेरे फादर का खर्च करने का तरीका मुझसे बिल्कुल अलग लेवल का था। मेरे आसपास रोड पर हर ड्राइवर जैसे जम गया था। मैं उनकी फेसेस विंडोज के जरिए देख सकता था। सब एक ही बात सोच रहे थे, हाईवे पर हेलीकॉप्टर क्यों उतर रहा है। एक ड्राइवर ने अपना चेहरा ग्लास से चिपका दिया। उसने शायद इतना बड़ा कभी नहीं देखा था। क्या ऊपर कोई घायल है? क्या उन्हें हॉस्पिटल चाहिए? शायद सब यही सोच रहे थे। तभी हेलीकॉप्टर से एक रोप लैडर नीचे गिरा और मेरी कार के ऊपर झूलने लगा। 4 आदमी ब्लैक मास्क्स में एक एक करके नीचे उतरे, तेज और साफ मूवमेंट के साथ। हर एक के पास थिक रोप्स और स्ट्रैप्स थे। वे सीधे मेरी पोर्शे की तरफ बढ़े। उन्होंने व्हील्स के पास झुककर स्ट्रैप्स लॉक कर दिए, फिर हेवी केबल से सब बांधा और पूरी स्पीड से वापस ऊपर चढ़ गए। मैं सोच भी नहीं पाया था कि हेलीकॉप्टर उड़ चुका था। केबल्स टाइट हो गए और मेरी पोर्शे हाईवे से ऐसे उठ गई जैसे उसका कोई वजन ही नहीं था। मैंने विंडो से बाहर देखा। सिटी अब काफी नीचे रह गया था। एक ही थॉट मेरे दिमाग में घूम रहा था, अगर रोप्स टूट जाएं तो? इतनी ऊंचाई से गिरा तो कुछ नहीं बचेगा। सिस्टम की स्क्रीन मेरे पास आई। चिंता मत करो, उसने कहा, यह हेलीकॉप्टर टैंक उठा सकता है। 10 टन से कम कुछ भी केबल्स नहीं तोड़ेगा। मैंने वर्ड्स सुने, लेकिन मेरा बॉडी मान नहीं रहा था। मेरा हार्ट अभी भी बहुत तेज धड़क रहा था। फिर भी राइड स्मूथ थी और हम सीधे लाइव स्ट्रीम एक्सपो की तरफ उड़ रहे थे। हेलीकॉप्टर